अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है जमनालाल बजाज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की एक प्रमुख उद्योगपति और महान स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के अगर जीवन की बात की जाए तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी का बास नामक स्थल पर हुआ। काशी का बास राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कानीराम व माता का नाम बिरधीबाई था। ठीक है, 1889 में सीकर के एक छोटे से गांव काशी का बास में कानीराम व बिरधीबाई के यहाँ जन्मे जमनालाल बजाज ने केवल चौथी क्लास तक अध्ययन किया। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वे केवल चौथी क्लास तक ही कर पाए थे और इनकी पारिवारिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसी के चलते इनकी मां ने किसी को वचन दिया था और उसी वचन के कारण इनको 13 वर्ष की आयु में वर्धा, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र के एक मारवाड़ी सेठ जिसका नाम था सेठ पचराज क्या नाम था? सेठ पचराज को गोद दे दिया गया। जो सेठ पचराज थे ये एक निसंतान दंपति थे और सेठ पचराज ने बिरधीबाई से जमनालाल बजाज को गोद ले लिया था। इसी वर्ष जमनालाल बजाज का विवाह जानकी देवी से संपन्न हुआ। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही जमनालाल बजाज का विवाह जानकी देवी से संपन्न हुआ। ठीक है, ये बाल विवाह हुआ था इनका क्योंकि उस समय में बाल विवाह बहुत प्रचलित थे। इनकी उम्र 13 वर्ष थी और जानकी देवी की उम्र 9 वर्ष। जानकी देवी राजस्थान की प्रथम महिला है जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी प्रथम महिला थी जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। कहाँ की प्रथम थी? राजस्थान की प्रथम महिला थी। ठीक है, इनके द्वारा जानकी देवी बजाज के द्वारा विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बुधान आंदोलन। विनोबा भावे द्वारा संचालित बुधान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, जब 1906 में जमनालाल बजाज ने एक पत्र में यह पढ़ा कि तिलक को अपने पत्र मराठा और केसरी के लिए धन की आवश्यकता है, तो इन्होंने अपने दैनिक खर्च के रूप में प्राप्त होने वाले 1 रुपए से एकत्रित कुल 100 रुपए तिलक को मराठा व केसरी के संपादन के लिए दिए गए। ये 100 रुपए आज की बात करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उस समय की तुलना में इन 100 रुपए की बात की जाए तो ये बड़ी रकम थी। और इनको ये 100 रुपए इन्होंने किस तरह से एकत्रित किए थे? इनको इनके दैनिक खर्च के रूप में जो 1 रुपया मिलता था उस 1 रुपये को एकत्रित करके इन्होंने 100 रुपए के रूप में जमा किया था। ठीक है, और यह 100 रुपए इन्होंने
जब इनको पता चला कि तिलक को इसकी आवश्यकता है तो उन्होंने यह 100 रुपये किसको सौंप दिए, तिलक को सौंप दिए थे। ठीक है, इसके उपरांत जमनालाल बजाज 17 वर्ष की उम्र में अपने संपूर्ण उद्योगों को संभालने लग गए थे, उनका संचालन करने लग गए थे। 17 वर्ष में इन्होंने अपने पिता से प्राप्त संपूर्ण व्यवसाय को संभाल लिया था और उस व्यवसाय को दिनों दिन नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते गए। वर्तमान में जो बजाज इंडस्ट्रीज है, जो बजाज समूह है, उसकी स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा ही की गई थी। वर्तमान में राहुल बजाज इनके पौत्र ही हैं। जमनालाल बजाज के पौत्र हैं कौन? राहुल बजाज। राहुल बजाज, ये राहुल बजाज बजाज इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और इनके द्वारा टू व्हीलर जैसे बजाज पल्सर जो बाइक आती है वो इन्हीं की कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो ये बजाज इंडस्ट्रीज की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी और इन्होंने एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सफल होने के उपरांत इनके द्वारा अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि की दृष्टि से गुरु की तलाश प्रारंभ की गई। इसी क्रम में ये सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय से मिले, लेकिन मदन मोहन मालवीय से ये संतुष्ट नहीं हुए, जिसके चलते ये रविंद्रनाथ टैगोर के पास भी गए। रविंद्रनाथ टैगोर के पास ये कुछ समय रहे, लेकिन वहाँ से भी ये वापस लौट आए और बाद में जब इन्हें गांधी जी के बारे में पता चला तो इन्होंने गांधी जी के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। गांधी जी इस समय अफ्रीका में थे और इनके द्वारा वहां पर सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया जा रहा था। गांधी जी की छवि भारत में जिस प्रकार फैल रही थी उसी के अंतर्गत जमनालाल बजाज को भी गांधी जी से मिलने का मौका मिला और उन्होंने अंततः गांधी जी के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। इसी के चलते जब गांधी जी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया गया और उनके द्वारा भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया, तब जमनालाल बजाज ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कारण गांधी जी को अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? केसरे हिंद। क्या उपाधि दी थी? केसरे हिंद। ठीक है। और जमनालाल बजाज जी को क्या उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का जो सहयोग किया गया था उसके चलते अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद और जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी। लेकिन आने वाले समय में गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, उनकी नीतियों के विरोधी हो गए थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। ये नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के जो सालाना अधिवेशन होते थे उन्हीं में से एक है। तो 1920 का जो कांग्रेस का सालाना अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, वह कहां संपन्न हुआ था? नागपुर में संपन्न हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वी राघवाचारी ने। ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान का पुनर्निर्माण किया था।
ठीक है, एक बार फिर कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया था। ठीक है, तो इस पे ये भी पूछ लिया जाता है कि किस निम्न में से किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अपना संविधान संशोधन किया गया। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अपने संविधान में पुनर्संशोधन किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन जमनालाल बजाज की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसी अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने गांधी जी को कहा था, किसको कहा था? गांधी जी को कहा था। क्या कहा था गांधी जी को? गांधी जी को कहा था कि मैं अपने पिता के रूप में आपको गोद लेना चाहता हूं। गांधी जी को इन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के रूप में आपको गोद लेना चाहता हूं। ठीक है, हम अब तक तो ये सुनते आए थे या ये देखते आए हैं कि पुत्र के रूप में गोद लिया जाता है। ठीक है, जिनके संतान नहीं होती थी वे पुत्र के रूप में गोद ले लेते थे, किसको? अन्य बच्चों को। ठीक, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जमनालाल बजाज ने कहा कि मैं आपको अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहता हूं और आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। किसको कहा? गांधी जी को कहा। किस अधिवेशन के दौरान? नागपुर अधिवेशन के दौरान। और बाद में गांधी जी ने भी इन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनमें इन्होंने एक पुत्र की भांति हमेशा उन्हें धन उपलब्ध करवाया। इसी कारण जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी को उन्होंने नागपुर अधिवेशन में कहा था कि वह अपने पिता के रूप में आपको गोद लेना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी का इन्हें पांचवा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ये गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते थे। तो आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं गांधी जी को अपने पिता के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उनमें इन्होंने धन की हमेशा व्यवस्था की। कहते हैं गांधी जी के पास इनकी एक चेकबुक हमेशा रहती थी जिसमें जमनालाल बजाज के हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक रखे रहते थे और उनका कहना था कि आंदोलन में किसी भी प्रकार धन की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आगे 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो ये गांधी जी के साथ एक बार पुनः कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और इसी समय इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्याग दी गई। ठीक है, इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनके द्वारा जो ब्रिटिश सेवा की गई थी उसी के चलते अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था, उपाधि दी थी। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से जब ये असंतुष्ट हो गए तो इस असंतोष के चलते इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्याग दी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है किस व्यक्ति ने या किस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन के उपरांत राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, तो वह कौन थे? जमनालाल बजाज। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो वो कौन है? जमनालाल बजाज। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी को किसने अपने पिता के रूप में गोद लेने की बात कही थी, तो वह व्यक्ति कौन है? जमनालाल बजाज। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तो इन्होंने अपने परिवार के समस्त रेशमी व विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होली जलाई। ठीक है, जमनालाल बजाज ने जब असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया उस समय जमनालाल बजाज ने अपने परिवार के सभी विदेशी वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से अग्नि को समर्पित कर दिया गया। इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज ने भी इस समय अपने महंगे महंगे वस्त्र जिन पे सोने और चांदी की कढ़ाई की हुई थी उनको भी इस होली को समर्पित कर दिया था। तो ये हमेशा ही देश हित में बलिदान देने को चर्चित रहे। इनके द्वारा गांधी जी को जो धन की
उपलब्ध करवाया गया था, जो धन उपलब्ध करवाया गया था, उसी के चलते इन्हें गांधी जी ने वैरागी पूंजीपति कहा था। क्या कहा था? वैरागी पूंजीपति। ठीक है, वैरागी पूंजीपति कहा। क्यों कहा? क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन संचालित किए गए थे उनमें इन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए हमेशा धन उपलब्ध करवाया था। गांधी जी को ही नहीं, अन्य लोगों को भी इन्होंने, जैसे तिलक को इन्होंने मराठा और केसरी के संपादन के लिए धन उपलब्ध कराया था। अन्य बहुत से ऐसे पत्र थे जैसे तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, इनको भी संचालित करने के लिए जमनालाल बजाज ने हमेशा धन उपलब्ध करवाया था। तो ये हमेशा अपने धन के साथ स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग करने के लिए तैयार रहते थे। इसी कारण इन्होंने, गांधी जी ने इनको वैरागी पूंजीपति कहा था। और गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, ठीक है, न्यास थ्योरी जो है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, वह भी कहीं ना कहीं जमनालाल बजाज से प्रभावित रहा था, जिसके अंतर्गत वे मानते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं वो उस पूंजी के वास्तविक रूप से मालिक ना होकर वो आम जनता के पूंजी के रूप में उसके ट्रस्टी मात्र होते हैं। ठीक है, वो धन किसका है? आम जनता का है। और जमनालाल बजाज कहीं ना कहीं उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुकूल भी नजर आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अपने धन से और आम जनता के हितों में जो कार्य किए गए, जिसको देखते हुए गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहीं ना कहीं जमनालाल बजाज से जुड़ा हुआ नजर आता है। गांधी जी के द्वारा इसी कारण इन्हें वैरागी पूंजीपति कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, 1921 में जमनालाल बजाज के द्वारा 1921 में जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, 1921 में जमनालाल बजाज के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, और इस सत्याग्रह आश्रम में गांधी जी को रहने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन गांधी जी ने यहां आने में अपनी असहमतता जताई और अपने स्थान पर विनोबा भावे को यहां भेज दिया था। ठीक है, इसी कारण आने वाले समय में जमनालाल बजाज के द्वारा विनोबा भावे को अपना गुरु बना लिया गया था। उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, विनोबा भावे को इन्होंने अपने गुरु के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जमनालाल बजाज के गुरु कौन थे, तो वो कौन थे? विनोबा भावे को इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। ठीक है, कब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई? 1921 में। 1927 में इनके द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई। 1927 में इनके द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई। ठीक है, चरखा संघ क्या था? मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देने के लिए और जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की थी? 1927 में। किस उद्देश्य से की थी? ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देने के लिए। और कहाँ की थी? जयपुर में की थी। आपको मैंने जब बताया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, उसी समय यह शपथ ली थी कि ये आजीवन खादी का उपयोग करेंगे, और इसी कारण इन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए चरखा संघ की स्थापना की थी। 1927 में जयपुर में इनके द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई। 1928 में इन्होंने दलित उत्थान या हरिजन उत्थान के क्षेत्र में कार्य किए। इनके द्वारा लंबे समय से मांग की गई कि हरिजनों के लिए मंदिरों में जो प्रवेश है उसे नैतिक रूप से मान्यता प्रदान की जाए, लेकिन उच्च वर्ण के जो लोग थे वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी के चलते 1928 में इन्होंने अपने
स्वयं के मंदिर, इन्होंने अपने स्वयं के या पैतृक मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों को पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, उस समय में समाज के विरुद्ध जाकर जो उच्च जातियां थी, उच्च वर्ण के लोग थे, उनके विरुद्ध जाकर जमनालाल बजाज के द्वारा अपने ही वर्ण के विरुद्ध जाकर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। यह कार्य हरिजन उत्थान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये कब की घटना है? 1928 की। 1928 में लक्ष्मी नारायण के द्वारा जमनालाल बजाज के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पाट हरिजनों के लिए खोल दिए गए थे। इनके द्वारा सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना में धन उपलब्ध कराया गया। साथ ही इन्हीं के द्वारा हिंदी को ईमान की भाषा कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, जमनालाल बजाज हिंदी को क्या कहते हैं? ईमान की भाषा। किसने कहा था? जमनालाल बजाज ने। किसको कहा था? हिंदी को जमनालाल बजाज ने ईमान की भाषा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, और उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए सस्ता साहित्य मंडल नामक जो संस्था स्थापित की गई थी उसमें धन भी उपलब्ध करवाया था। ठीक है, इन्होंने कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रखी। और जब 1937 में जयपुर प्रजामंडल पुनः स्थापना की गई, 1937 में जयपुर प्रजामंडल की जब पुनः स्थापना की गई थी तो वह भी किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना कब की गई? 1937 में। और किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा। इसका प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज एवं जिसके महामंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल मूल रूप से 1931 में कपूर चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन वह राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा था। उसकी बात हम जब जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे अगले क्लास में, उस पर बात इसकी करेंगे। ठीक है, 1938 में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाए जाने की बात रखी गई। ठीक है, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है वह कई मामलों में चर्चित रहा। पहला, इसी अधिवेशन से प्रजामंडलों को वैधानिक रूप से कांग्रेस ने मान्यता दी थी। ठीक है, दूसरा, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जमनालाल बजाज का नाम रखा गया था। लेकिन जमनालाल बजाज ने स्वयं सुभाष चंद्र बोस को आगे करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद के लिए अधिक उचित व्यक्ति है, तो इन्हें कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रही थी। ऐसे थे सेठ जमनालाल बजाज इंडस्ट्रीज के मालिक। वर्तमान में जो राहुल बजाज इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो इनके पौत्र हैं, और एक सफल स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये एक बड़े उद्योगपति भी रहे थे। अगली क्लास में हम बात करेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री की। धन्यवाद।